Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 15th February 2022 and today's important points for upcoming nursing jobs exams are: first point, hysterectomy. Hysterectomy is a surgical procedure which involves making an incision into the uterus. ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें आप यूट्रस के अंदर कोई इंसिजन लगाते हैं, कट लगाते हैं, तो उसे आप हिस्टेरोटॉमी के नाम से जानते हैं। देखिएगा, सर्जरीज के अंदर 3 सुफिक्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे। एक होता है एक्टोमी, एक होता है ऊटोमी, एक होता है ऑस्टोमी। किसी भी ऑर्गन या बॉडी पार्ट के पीछे अगर एक्टोमी वर्ड लग जाए तो उसका मतलब होता है सर्जरी के द्वारा उस ऑर्गन को बॉडी से रिमूव कर देना, हटा देना। जैसे मान लीजिए हिस्टेरो शब्द का मतलब होता है यूट्रस और हिस्टेरो के पीछे ये एक्टोमी वर्ड लगा दिया जाए तो इसका मतलब होगा कि सर्जरी के द्वारा बॉडी से यूट्रस को रिमूव कर देना। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ यूट्रस बाय द सर्जरी। अगर किसी वर्ड के पीछे ऊटोमी लग जाए तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में इंसिजन लगाना, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है हिस्टेरोटॉमी। इसके अलावा जैसे किसी वर्ड के पीछे ऑस्टोमी शब्द लग जाए तो इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर एक सर्जरी के द्वारा ओपनिंग बनाना और उस ओपनिंग का इस्तेमाल जनरली उस पर्टिकुलर ऑर्गन में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। सबसे सटीक उदाहरण आप इसका मान सकते हैं कोलोस्टोमी। और अगर हिस्टेरोस्टोमी भी देखें तो यूट्रस के अंदर एक ओपनिंग बनाना कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, hysterostomatomy. It is a surgical procedure which is performed to enlarge the mouth of uterus. देखिएगा, दिस इज द यूट्रस। यूट्रस का माउथ जो होता है जहां पर सर्विक्स पाया जाता है, इस हिस्से को सर्जरी के द्वारा एनलार्ज करना, सर्वाइकल ओएस को सर्जरी के द्वारा एनलार्ज करना हिस्टेरोस्टोमेटोमी के नाम से जाना जाता है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, hysterospaasm. Spasm of uterus is termed as hysterospasm. अगर किसी पर्सन में यूट्रस के अंदर स्पाज्म आए तो ये कंडीशन हिस्टेरोस्पाज्म के नाम से जानी जाती है। पॉइंट नंबर 4, carbamazepine is drug of choice for trigeminal neuralgia. ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट के फेस में मौजूद ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। ट्राइजेमिनल नर्व फेस से सेंसेशंस को ब्रेन तक लेकर जाने का काम करती हैं। हम कह सकते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के अंदर होने वाला जो पेन है वो न्यूरोपैथिक टाइप का पेन होता है, यानी नर्व्स के अंदर किसी एबनॉर्मलिटी के कारण होने वाला पेन होता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कार्बेमेज़ेपाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, एपिलेप्सी से सफरिंग पर्सन्स में एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन के रूप में हम कार्बेमेज़ेपाइन का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 5,
Salbutamol is a drug of choice for acute attack of bronchial asthma. Salbutamol is a bronchodilator medicine. देखिएगा, ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में सालब्यूटामॉल का इस्तेमाल किया जाता है। सालब्यूटामॉल एक ब्रोंकोडाइलेटर है, यानी कि ये हमारे जो ब्रोंकस हैं उन्हें डायलेट करने का काम करती हैं, रेस्पिरेशन एयरवे को ब्रॉड करने का काम करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है लंग्स तक पहुंच सके और पर्सन को अस्थमेटिक अटैक के दौरान होने वाली रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफ़िकल्टी से रिलीफ मिल सके। देखिएगा, अस्थमा क्या है? अस्थमा बेसिकली एक एलर्जिक कंडीशन है। जब पर्सन किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आता है, किसी ऐसी चीज़ के संपर्क में आता है जिससे उससे एलर्जी है, तो क्या होता है, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाती है और पर्सन के एयरवे में ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस का सिक्रीशन होने लगता है। और इस एक्सेसिव म्यूकस के सिक्रीशन के कारण पर्सन का जो एयरवे है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है, यानी कि जितनी एयर लंग्स तक पहुंचनी चाहिए अब उतनी नहीं पहुंच पा रही है। इसी कंडीशन को हम अस्थमा के नाम से जानते हैं। जैसे ही हम पर्सन में अस्थमेटिक अटैक आने के बाद सालब्यूटामॉल देते हैं, सालब्यूटामॉल क्या करता है, इस एक्सेसिव म्यूकस को रेस्पिरेशन ट्रैक्ट से हटा देता है, वेसल्स को डायलेट कर लेता है, और जैसे ही ब्रोंकस या एयरवे डायलेट होता है, मैक्सिमम एयर जो है लंग्स तक पहुंचने लगती है और पर्सन को सिम्टम्स से रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट, डोपामाइन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक विथ ओलिगूरिया एंड रीनल फेलियर। जिन पर्सन्स के अंदर कार्डियोजेनिक शॉक है, यानी कि हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से पर्सन की बॉडी में आवश्यकता अनुसार फ्लूइड और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, उन पर्सन्स के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में डोपामाइन का इस्तेमाल किया जाता है। डोपामाइन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि दो नर्व्स के बीच में इम्पल्स या मैसेज के ट्रांसमिशन को हेल्प करता है। इसके अलावा डोपामाइन की कमी होने से पर्सन लो मोटिवेटेड, लो मूड वाले देखे जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, by 24 months of age, child can control bladder and bowel at the daytime. 2 साल या 24 महीने की उम्र पर बच्चा दिन के समय ब्लैडर और बाउल मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट, एनोरेक्सिया नर्वोसा is an eating disorder occurs most often in adolescent girls. एडोलेसेंट गर्ल्स के अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा मुख्य रूप से पाया जाता है और इस डिसऑर्डर को आप ईटिंग डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं। इस डिसऑर्डर से सफरिंग एडोलेसेंट फीमेल्स हमेशा अपने बॉडी वेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं। वो बहुत ही कम खाना खाती हैं और उनका वजन नॉर्मल से कम होता है, लेकिन उन्हें फिर भी ये हमेशा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओबेज हैं। पॉइंट नंबर 9, इंसिडेंस ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स इज अबाउट 30 to 70 per 1000 लाइव बर्थ्स। कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स का मतलब होता है जन्मजात डिसऑर्डर्स। 1000 लाइव बर्थ्स में 30 से 70 बच्चों को कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 10, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इंक्लूड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एंड एरोटिक स्टेनोसिस। कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस में ये चारों कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
Point number 11, congenital abnormalities of gastrointestinal tract include जीआईटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इसोफेजियल एट्रेसिया, कंजेनाइटल मेगाकोलोन एंड एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। देखिएगा एग्जाम में इन चारों ही कंडीशन से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, बच्चे की जो ट्रेकिया और ईसोफेगस है इन दोनों के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है, फिस्टुला बन जाता है, और जो ईसोफेगस होती है वो आगे से ब्लॉक्ड होती है। तो जितना भी बच्चा सलाइवा इन करता है ये लगातार यहाँ इकट्ठा होने लगता है और फिर बच्चे के माउथ से कंटिन्यूअसली सलाइवा फॉल होता रहता है। देखिएगा जब भी किसी न्यूबॉर्न बेबी को आप देखें और उसके मुंह से लगातार सलाइवा निकल रहा हो तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है और स्पेसिफिकली ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है। तो याद रखिएगा प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है, कंटिन्यूअस ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम माउथ डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। पॉइंट नंबर 12, dwarfism occurs due to hyposecretion of pituitary gland। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हो तो पर्सन में ड्वार्फिज्म कंडीशन हो सकती है। ड्वार्फिज्म का मतलब है बौनापन। पॉइंट नंबर 13, क्रेटिनिज्म अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन किसी भी बच्चे के फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर कंजेनाइटली इस हार्मोन की कमी हो जाए तो ये कंडीशन क्रेटिनिज्म के नाम से जानी जाती है। पॉइंट नंबर 14, फॉर एडमिशन इन जीएनएम कोर्स the minimum age is 17 years and maximum age is 35 years। जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम कोर्स के लिए एडमिशन हेतु मिनिमम एज 17 इयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 इयर्स। बाय प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव्ड मोर इफेक्टिवली एंड रैपिडली। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी काम को करने के लिए एक प्लान बनाया जाए और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो इफेक्टिवली और रैपिडली हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16, फॉर एंट्रेंस इनटू जीएनएम कोर्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 12th पास। जीएनएम कोर्स में एडमिशन हेतु मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास मानी जाती है। नेक्स्ट, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज डिस्मेनोरिया वेयर एज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज एमेनोरिया। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पेनफुल होता है तो ये कंडीशन डिस्मेनोरिया के नाम से जानी जाती है। अगर एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल फेज हो तो ये कंडीशन एमेनोरिया के नाम से जानी जाती है। इन दोनों ही टर्म्स को प्रीवियस नर्सिंग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 18, द पर्पस ऑफ डाइट थेरेपी फॉर अ पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस इज टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट। डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में डाइट थेरेपी देने का मुख्य उद्देश्य है कि इनका बॉडी वेट मेंटेन रखा जाए, नॉर्मल एज में रखा जाए। पॉइंट नंबर 19, व्हेन सीरम पोटेशियम लेवल इज लेस देन 3.5
MEQ/L is condition known as hypokalemia। हम सभी जानते हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर पोटेशियम का नॉर्मल लेवल 3.5 से 5.2 MEQ/L के बीच होना चाहिए। अगर पोटेशियम का लेवल इस 3.5 से कम होता है तो ये कंडीशन हाइपोकैलीमिया कहलाती है, और अगर पोटेशियम का लेवल 5.2 से बढ़ता है तो ये कंडीशन हाइपरकैलीमिया कहलाती है। हाइपोकैलीमिया होने पर पर्सन में कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखे जाते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें जान लेते हैं। डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, शैलो रेस्पिरेशन, मसल्स वीकनेस, कंफ्यूजन, फ्लैसिड पैरालिसिस, कार्डियक एरिथमियास एक्सेट्रा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और याद रखिएगा, पोटेशियम जो है वो आपके हार्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। हाइपोकैलीमिया होने पर ईसीजी में एबनॉर्मल यू वेव भी देखी जाती है। पॉइंट नंबर 20, फीवर, चिल्स, नोजिया, डायरिया, abdominal distension, skin rash, etc. are clinical manifestations of septicemia। सेप्टिसीमिया का मतलब है कि किसी भी पर्सन के ब्लड में होने वाला इन्फेक्शन, और अगर ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है तो आपको ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 21, a patient with acute renal failure should take high calorie, low protein, low sodium diet। अगर किसी पर्सन के अंदर रीनल फेलियर हुआ है, किडनी फेलियर हुआ है, तो उसे आप हमेशा हाई कैलोरी डाइट देंगे, लो प्रोटीन डाइट देंगे और लो सोडियम डाइट देंगे। इसे प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लो प्रोटीन डाइट देने के पीछे ये रीज़न है कि इस पर्सन के अंदर किडनीज प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और अगर पेशेंट को आप कंटिन्यूअसली प्रोटीन डाइट देते रहते हैं या हाई प्रोटीन डाइट देते हैं तो इस पर्सन के अंदर ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट बनेंगे जिन्हें बॉडी के द्वारा सिर्फ यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है, लेकिन पर्सन की किडनी काम नहीं कर रही है, तो इस वजह से ये वेस्ट पर्सन की बॉडी में लगातार एक्यूमुलेट होंगे और फिर इनके हाई लेवल के कारण पर्सन की कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। पॉइंट नंबर 22, अब हम बात करेंगे यहाँ पर विटामिन की। विटामिन्स को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स और दूसरा है वाटर सॉल्यूबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो कि फैट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के विटामिन्स होते हैं, ए, डी, ई और के। दीज ऑल आर 4 फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। इसके अलावा रिमेनिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये सभी वाटर सॉल्यूबल विटामिन कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 24, विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन may cause night blindness, conjunctival xerosis, corneal xerosis, केरेटोमलेशिया। विटामिन ए को आप रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, और विटामिन ए की कमी होने पर पर्सन में, चिल्ड्रन में नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस और केरेटोमलेशिया जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। ये सभी पर्सन की आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो पर्सन में आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। पॉइंट नंबर 25, rickets is usually developed in children between 6 months to 2 years of age। देखिएगा, 6 महीने से लेकर 2 साल की उम्र के बीच बच्चों में रिकेट्स डिजीज डेवलप होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। रिकेट्स डिजीज के अंदर
बच्चे में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स कमजोर हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 26, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। पॉइंट नंबर 27, प्लानिंग फोकसेस अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर अचीवमेंट्स। किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में उसके क्या उद्देश्य हैं और उन्हें किस प्रकार से अचीव करना है, इस पर प्लानिंग करते समय हमारा मुख्य फोकस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 28, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग एक्टिविटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद एडमिनिस्ट्रेशन जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, वहाँ पर प्लानिंग की जिम्मेदारी इसी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। और याद रखिएगा, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता है। प्लानिंग लगातार चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है। पॉइंट नंबर 29, इन एन ऑर्गेनाइजेशन recruitment is a process for securing applicants to fill the vacant post। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खाली पड़े पदों को भरने के लिए, वैकेंट सीटों को भरने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसे आप रिक्रूटमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपके सामने ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये भी नर्सेज वैकेंट पोस्ट को फिलअप करने के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए बनाया जा रहा है। पॉइंट नंबर 30, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ इन्फ्लेमेटरी एंड अल्सरेटिव डिजीज ऑफ द बाउल दैट कॉजेज पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन की इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसके कारण पर्सन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फूड सब्सटेंस से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन में। पॉइंट नंबर 31, अ पेशेंट विथ गैस्ट्रिक अल्सर कंप्लेन्स ऑफ पेन ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर ईटिंग। अगर किसी पर्सन के अंदर स्टमक एरिया के अंदर कहीं पर अल्सर है, घाव है, तो इस पर्सन को जैसे ही वो खाना खाएगा, खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाते ही साथ पेन फील होगा। पॉइंट नंबर 32, इन अ बर्न पेशेंट द प्राइमरी गोल ऑफ वुंड केयर इज टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर किसी पर्सन को बर्न हुआ है, जल गया है, तो इस पर्सन में प्राइमरी गोल हमारा केयर के दौरान ये होना चाहिए कि उसे किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन से बचाया जाए। पॉइंट नंबर 33, टैकीकार्डिया इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। अगर किसी पर्सन को रेस्पिरेशन रिलेटेड कोई भी डिस्ट्रेस या डिफिकल्टी होती है तो सबसे पहले पर्सन की हार्ट रेट बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 34, इन एन अडल्ट a hemoglobin level less than 11 mg per dl of blood indicates iron deficiency anemia and it suggests the need for further evaluation। अगर किसी अडल्ट पर्सन में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 mg पर dl से कम है तो इसका मतलब है कि पर्सन को एनीमिया कंडीशन है और यहाँ पर जो स्टार्टिंग डाउट है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ जाता है और इसे कंफर्म करने के लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।